नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, जहां इस माह रमज़ान में हम सब एक पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, वहां पड़ोसी मुल्क भारत, जो कई सालों से नस्ल परस्ती में मुसलमानों और ख़ास करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है, जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, मुसलमानों पे बारहा तशद्दुद किया जाता रहा, वहाँ कोरोना संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से, एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान भारत की मदद को पहुंचा, इमदाद की पेशकश की। साथ ही नाज़रीन, ये हमारे लिए भी सबक है कि खुदारा हम इस वबा को संजीदा लें, क्योंकि अब ये वाज़े कर दिया गया है कि मुल्क में यूके वेरिएंट के बाद ब्राज़ीलियन और अफ्रीकन कोरोना वेरिएंट भी मौजूद है, जिसके भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचो का ये क्लिप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर अज़रा फजल पेचो, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कल जो है 13 जो है सैम्पल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नौयत, किस किस्म की नौयत और किस किस्म की दबाव पड़ सकता है हेल्थ की फैसिलिटीज़ पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे। यूके वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो है 60% के करीब है और 68% के करीब इसकी फैटेलिटी है। और ये जो है ये हम, और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप जी नाज़रीन, ये क्लिप आपने देखा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, CEO ऑफ इंडस हॉस्पिटल, और इनके हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल फ़रोज़ी। सबसे पहले रुक करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, ये वीडियो क्लिप हमने देखी जिसमें वाज़े बताया जा रहा है कि अब ब्राज़ीलियन और अफ्रीकन वेरिएंट भी पाकिस्तान में मौजूद है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे कि ये वायरस कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और क्या इसके भी वही सिम्टम्स हैं जो आम कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो RNA वायरस जो होता है ना, ये अपनी हयात तब्दील करता रहता है। ठीक है। जैसे शुरू में ये चाइनीज़ वैक्सीन वुहान से आया था, उसके बाद आपके पास यूके वेरिएंट आ गया जो यूके में डेवलप हुआ था, उसके बाद ये ब्राज़ीलियन और ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, और हो सकता है और बहुत सारे वेरिएंट हों जिसको अभी डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो जैसे यूके वेरिएंट था, ये बहुत तेज़ी से फैलता था, 70 गुना ज़्यादा स्पीड से फैलता था। इसी तरह ये दोनों वेरिएंट जो है ना, ये भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन इसमें सीरियसनेस ज़्यादा है। मरीज़ जो है ना सीरियस ज़्यादा होता है। उसमें ये भी है कि सिम्टम्स इमीडिएटली तेज़ी से मरीज़ जो है ना एकदम तेज़ी से इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स आए तो हॉस्पिटल्स को रुजू करें, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो वायरस का बताया जा रहा है, ये यंगस्टर्स को भी बआसानी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये हर एज के उसको हो सकता है। उसमें एक और ख़ास बात ये है कि ये जो है ना, पहले जो वायरस था वो एक जो है ना फैमिली में किसी एक को हो गया, आपने उसको आइसोलेट कर दिया, बाकियों ने एहतियात कर ली, वो सही हो गया। जी। ये जो है ना फौरी जो है ना इतनी तेज़ी से कि घर के घर पूरे को इन्वॉल्व कर देता है। अच्छा, घर के घर पूरे को इन्वॉल्व कर लेता है, बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल की जानिब जाऊँगे। मुजम्मिल साहब, पहले हमने देखा कि यूके वेरिएंट आया था, फिर हमने उससे अपनी एक जंग लड़ी, और अब ये बताया जा रहा है कि 2 मज़ीद वेरिएंट जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए हैं। क्या देखते हैं आप आने वाली सूरत हाल को? खतीजा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, दिन ब दिन जो सूरत हाल है बहुत गंभीर होती जा रही है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, मगर हमारे लोग जो हैं अभी तक इस मामलात को संजीदगी से लेने को तैयार ही नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के हेल्थ मैट्रिक्स की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह से रेशो बढ़ रहा है, 1 अगस्त तक पाकिस्तान में योमिया केसेस 2,40,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। अभी भी अगर हम लोग केसेस 1 अगस्त को एक जो इन्होंने रेशो बनाया है, जो यूनिवर्सिटी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन की, उन्होंने एक रिसर्च पेपर उन्होंने अमेरिका के बारे में यही कहा था कि वो 5 लाख से ऊपर जाएगा, उनका 2 लाख से ऊपर जाएगा उनका रेशो, और वो 5 लाख पर चला गया था। तो इसी तरह इंडिया के बारे में उनकी प्रेडिक्शन यही थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। अब वही प्रेडिक्शन उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की है कि 1 अगस्त को जो है ये रेशो जो है वो 2 लाख से 2,40,000 तक जाएगा। अब आप देखें, हम लोग फिर भी इस पर एहतियात नहीं कर रहे। जो
اس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یا اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا بھائی کہ ہمیں سیلف میڈیکیشن کی طرف خود جو دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں لوگ خود، وہ نہیں کرنا چاہیے. صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں. صرف اور صرف ابھی اس وقت جو بات ہے وہ خود کو الگ کرنے کی، لوگوں سے ملنا نہ جلنے کی، نہ ملا جائے، بازاروں میں نہ جایا جائے. حکومت کہ تھک گئی ہے، مگر بالکل اس کی دوسری طرف حکومت خود بھی ان چیزوں پہ فالو کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر باری کی جانب جاؤں گے. ڈاکٹر صاحب ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ بھارت میں جو ہے وہ کیسز بڑھتے چلے گا اور اب وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، تو بھارت میں جو ویریئنٹ چل رہا ہے کیا وہی ویریئنٹ ابھی پاکستان میں موجود ہے؟ اسٹڈیز کیا کہتی ہیں؟ ابھی تک تو کوئی اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، کوئی اس ریسرچ نہیں ہوا ہے. جیسے یہ بھی جو ویریئنٹ نکلا، جیسے ڈاکٹر اظہر پیشو نے بتایا کہ جی 13 میں سے 10 وہ تھے اور باقی 3 یہ 2 ویریئنٹ تھے. اب اصولاً اور جب کہ یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ کیا گیا ہوگا کہ ان لوگوں کو جن کا وہ ویریئنٹ نکلا تھا ان کو فوراً آئسولیٹ کیا جائے، ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کیا جائے اور ان کے پھر ٹیسٹنگ کی جائے تاکہ ان سب کو کر دیں. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو پھیلنے سے روکنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فوراً ہی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ان کو آپ آئسولیٹ کر دیں، کوارنٹائن کر دیں تاکہ یہ اور آگے نہ پھیلے. تو بھارت ویریئنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو پھر بھی جو ہے نا کوشش یہ ہے کہ بارڈرز کو کلوز کرنا ہوگا، اپنی جو ہے نا ایئر لائنس کے اوپر ٹف چیکنگ کرنی ہوگی. ہاسپٹل جیسے بھی لوگ آئیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ڈائریکٹلی نہیں پہنچتے. جیسے یو کے سے جو لوگ آ رہے تھے فلائٹیں بند تھیں تو کہیں اور سے ہو کے آتے تو آپ کو نہیں پتہ لگتا. تو آپ کو رینڈملی ہر ایک کو چیک کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے مزمل نے کہا احتیاط 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 احتیاط، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہم سب جو ہے نا رسپانسبل ہیں اسی چیز کے. دیکھیں جس طریقے سے آپ نے مزمل نے کسی ایک ماڈل کی بات کی جو واشنگٹن نے کیا، پہلی جب ویو آئی تھی اس میں بھی بہت سارے ماڈل جو لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے اور یونیورسٹیز نے بھی ماڈل کیا تھا، اور پاکستان میں اتنے کیسز ہو جائیں گے جولائی اگست میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زیادہ باقی یہ ہے کہ این سی او سی کے ماڈل کے اسٹرکچر اور جو تمام لوگوں نے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیا، سخت لاک ڈاؤن کیا گیا، تو ان پریڈکشنز کو ہم نے مات دی. تو آج بھی ہم دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے دیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے، جو یو کے ویریئنٹ کے بارے میں جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو اب کیا ہمیں یہ بھی سننے کو ملے گا کہ برازیلین ویریئنٹ اس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، پھر افریقن ویریئنٹ جو ہے وہ اور زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی فی الحال انڈس ہاسپٹل میں کتنے کورونا پیشنٹ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں؟ جی بیسیکلی یہ جو ویریئنٹ بھی اسی طرح تیزی سے پھیلتا ہے جس طرح کے یو کے ویریئنٹ ہے، لیکن اس میں یہ ذرا سیویئر قسم کا انفیکشن کرتا ہے، اور اس میں جو ہے نا آئی سی یو کی ضرورت زیادہ جلدی پڑ سکتی ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آئے لیکن آپ کے لنگز افیکٹ ہو گئے. تو اسی لیے جیسے ہی آپ کی سچویشن میں کوئی فرق پڑتا کم ہونی شروع ہو جائے تو فوراً جائیں ہاسپٹل میں کانٹیکٹ کر لیں، اور وہ صحیح وقت پہ اگر آپ کا علاج شروع ہو جائے تو یہ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ جو آکسیجن سلنڈرز ہیں وہ مہنگے کر دیے گئے ہیں. پہلے جو رقم تھی وہ تھی 7,000، جبکہ اب جو ہے وہ 13,000 ہو گئی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، جس چیز کی بنیادی چیزوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اسے یا تو بلیک میں سیل کیا جاتا ہے، اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، آپ کی ریسرچ اس پہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ختیجہ، جو اس کا کریڈٹ تو وفاقی حکومت کو دینا پڑے گا ضرور، کیونکہ دیکھیں جو اسلام آباد سے تعلق ہے اس کا، اور وفاقی حکومت کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے تو ہم صرف ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کہ حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ حالات خراب ہو، اور لگتا ہے کہ حالات خراب ہونے کا انتظار کر رہی ہے، اس کے بعد ہی وہ اقدامات لیں گے. بہتر یہ نہیں کہ پہلے پیش قدمی کرتے ہوئے آنے والے وقتوں کے لیے منصوبہ بندی کر لی جاتی، مگر ایسا کچھ وفاق کی طرف سے دیکھنے میں ابھی تک آیا نہیں. اور جہاں تک آپ نے بات سلنڈر کی قیمتیں بڑھنے کی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہے ہمارے معاشرے کی، وہ ہے مفاد پرستی. موقع سے لوگ فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، اور وہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اصل میں جو مسئلہ گیس کا ہے وہ سلنڈرز کا ہے. ہم سلنڈرز بناتے نہیں ہیں، ہم سلنڈر
बाहर से मंगवाते ठीक हैं। है। सिलेंडर यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स वाले, वो सब सिलेंडर स्टोर्स कर रहे हैं। सिलेंडर स्टोर्स करने की, और वो जब सिलेंडर जो रख रहे हैं तो वो खाली नहीं रख रहे हैं, वो भर के रख रहे हैं। जी। जो भर के रख रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारी जो अभी भी हमारे असद उमर ने खुद कहा था उस दिन कि हम 90% जो अपना हम जो हमारा कंजप्शन हो रहा है गैस का जो हम बना रहे हैं, तो 10 तो जब वो 90% तो हो ही रहा था ऑलरेडी, अब जो स्टोरेज जो शुरू हो गई है उसकी वजह से शॉर्टेज का हमें सामना है। तो स्टोरेज के लिए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें तो फिर लोगों को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि कौन ऐसे अफराद है जो स्टोरेज कर रहे हैं। मुझे असल में मसला ये है कि जो करने वाले लोग हैं वो सारे मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं। अभी देखें आप, कल ही डॉक्टर सीवी जमाली जो ना पोस्ट ग्रेजुएट की हेड है, उन्होंने कहा कि हमने जो है नए सिलेंडर्स मंगवाए हैं ताकि हम उनको अपने पास रख सके। तो सिलेंडर्स की शॉर्ट, जितने ज्यादा सिलेंडर्स आएंगे उसमें ज्यादा गैस भरी जाएगी, जब गैस भरी जाएगी तो गैस हमारे पास ऑफ कोर्स शॉर्ट हो तो होनी है। तो अभी देखें इंडिया में भी इसी तरह हुआ था। इंडिया में जब गैस शॉर्ट हुई तो एक कोई अदाकारा है अनुषा, उन्होंने जो 6000 वाला सिलेंडर 50,000 रुपए में खरीदा है। तो अब अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई सिचुएशन हो और ये मफाद जो हमारा माफिया है ना, माफिया तो आपको पता है जैसे कोरोना वैक्सीन जब आई तो उसमें माफिया सरगर्म हो गया, हॉस्पिटल ने कितना कमाया, अब वो मेडिकल स्टोर वाले कमाएंगे सिलेंडर्स पर। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल, इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से, जिसे अब महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है कोरोना पेशेंट की, जानेंगे डॉक्टर बारी से। डॉक्टर बारी, बताइएगा इंडस हॉस्पिटल में अब तक क्या कैपेसिटी है और 24 घंटों के दौरान कितने पेशेंट्स को लाया गया है? देखिए, हमारे पास जो हमने शुरू से ही, जब ये दिसंबर में शुरू हुआ था चाइना में, हमने उस वक्त से प्रिपरेशन शुरू कर दी। इमरजेंसी में हमने जो है ना वहाँ पर अपना एक ब्लॉक पूरा जो है ना कोविड के लिए मखसूस कर दिया था, क्योंकि आपको नेगेटिव प्रेशर बनाना होता है। इसी तरह एक यूनिट हमने बनाया था, कोई हम 80 बेड का हमने बना लिया था उस वक्त। ठीक है। और ये जो कि हमारे नॉर्मल काम होते थे, क्योंकि हमने नॉर्मल काम बंद कर दिए थे उस वक्त, क्योंकि सिंध में कैपेसिटी नहीं, कराची में कैपेसिटी नहीं थी, तो हम वो चलाते रहे थे। फिर सेकेंड वेव तक आने तक बहुत सारी कैपेसिटी सिंध में बन गई। फिर हमने एक अलग यूनिट जो पोर्ट उसके था, उसमें जो है ना प्री फैब्रिकेटेड बनाया, 50 बेड के बना के रख लिया था। उसमें फिर जब सेकंड वेव में कम होते गए तो हमने बेड्स को कम कर दिया था, जितने कम करके उस वक्त कोई 15 के ऊपर थे, वो चल रहा था। अभी भी हमारे पास कोई 21 बेड के ऊपर है यूनिट, वो फुल है। और उसके बाद लेकिन बाकी अगर मैं जाके देखूँ हॉस्पिटल में 21 बेड पे है और वो फुल है, पेशेंट्स जी वो फुल है। इमरजेंसी में क्योंकि पहले जो है ना मेरे पास, मैं तो बेड पार्क देखता हूँ कि मेरे पास फ़ोन आने लगते हैं लोगों के कि जी बेड चाहिए, बेड चाहिए। तो पिछले 3 महीने से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन पिछले हफ्ते एकदम 2-3 दिन आया, लेकिन अब फिर 3 दिन उसको कोई फ़ोन इतना नहीं आया। तो एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आती है, और अल्लाह करे कि ये ऐसी रहे और ये प्लेटू से हम नीचे की तरफ जाएँ। तो इस वक्त सूरत हाल इंडस जब कहें कि कब ख़त्म हुआ, तो जब इंडस में कोई मरीज़ नहीं हो तो तब आप कह सकते हैं कि कराची में अब कोविड नहीं रहा। कोविड नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर, और लैब की कैपेसिटी जो है ना, हमने जब शुरू की थी तो शुरू में 200 पर डे की थी। आज कोई 2500 की कैपेसिटी है, 2500 टेस्ट की कैपेसिटी है। वो हम अपना पूरा लोड इसमें अदा करते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि सिंध में मेजॉरिटी जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है ना किट्स फराहम करती हैं। जी ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के जो है, अगर मैं तादाद पूछना चाहूँ आपसे, तो एक दिन में कितने टेस्ट होते हैं इंडस हॉस्पिटल? देखिए सिंध हमारे, तो मैंने बताया कि जैसे कैपेसिटी 2500 की है, और उसमें जो है ना सिंध से जितने सैंपल हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कुछ हमारे हॉस्पिटल के अंदर 200-250 लोग वहाँ आ जाते हैं। क्योंकि जो मरीज़, क्योंकि अब जो दूसरी बीमारियों के लिए भी आता है उसका पहले कोरोना टेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको नॉर्मल वार्ड में दाखिल करना होता है। तो वो होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं सैंपल्स। तो डॉक्टर साहब ये कहना अब दुरुस्त होगा कि इन दिनों जो है वो कोरोना की शरह बढ़ गई है? डेफिनेटली जी। देखें, मैंने 2-3 हफ्ते पहले से जो है ना पंजाब में और KPK में और AJK में बहुत बड़ा था, और वो UK वेरिएंट की वजह से हुआ था। सिंध में नहीं था उस वक्त, और उस वक्त ही सिंध गवर्नमेंट ने भी प्रपोज़ किया, जो टास्क फोर्स थी इसने भी प्रपोज़ किया था कि इंटर प्रोविंशियल
जो है ना ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए, जो कि नहीं की गई। उसकी वजह से फिर अब ये हो गया है कि अब 4% उस वक्त थी, तो आज 10% के करीब हमारी कराची की है, और हैदराबाद में कोई 14-15% हो गई है। लेकिन ये एक स्टेबल स्टेज पे है, लेकिन हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल, ये बताइएगा कि अब तक कितनी वैक्सीन्स टिल नाउ पाकिस्तान को मिल चुकी हैं, सिंध के हिस्से में कितनी वैक्सीन्स गई हैं, और सिंध में कितने लोग अब तक वैक्सीनेट हुए हैं, डेटा क्या बताता है हमें? देखिए खदीजा, जब पाकिस्तान को जो थ्री काइंड ऑफ वैक्सीन जो हमें मिली, वो पाकिस्तान को जो मिली वो 40,60,000 हैं टोटल अब तक, ठीक है, जिसमें से सिंध को जो वफाक ने दिए हैं वो 9,23,000 हैं। 9 लाख, ठीक है, 9,23,000। और सिंध में जब आने के बाद वो 5,80,000 जो वो सिंध के दूसरे अजला को दी गई, जो हमारे कराची को मिला के 29 अजला हैं, कराची को हटा कर वो 5,80,000 सिंध के मुख्तलिफ अजला को दे दी गई। इस वक्त 29 अजला में जो है कराची समेत 29 अजला में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, ठीक है, जितने भी आप अजला काउंट कर लें। मुख्तलिफ अजला के पास अब तक जो हमारे पास जो सिंध के मुख्तलिफ अजला के पास जो वैक्सीन बची है वो है 1,28,046। बिल्कुल ठीक तो है, इसका मतलब 9,23,000 में से आप अंदाजा लगा लें कितनी लग चुकी है, तकरीबन लगभग 8 लाख के करीब, 7,90,000 के करीब लग चुकी है वैक्सीन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब जो थोड़ा सा जो प्रोसेस स्लो है वो ओनली बिकॉज ऑफ रमज़ान प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ है, और जो लोग कतरा रहे थे कराची में भी, अदर सिंध में भी लगवाने से वैक्सीन, अब वो सब थोड़ा मोटिवेटेड हो गए, लोग लगवाना शुरू हो गए। मगर जो इसमें सबसे बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि 9,23,000 वैक्सीन के बाद अगर हम काउंट करेंगे हमारे पास कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, तो सिर्फ खतीजा तो बहुत परेशान को नहीं कि 1% से भी कम बनता है सिंध के लोगों को जिनको वैक्सीन लगी है, 1% से भी कम बनता है। और यही सिचुएशन कराची में भी है। कराची में भी जो वैक्सीन जिन लोगों को लगी है, अगर हम उनको रेशो निकालें उनका, तो 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगना शुरू हुई है जी, और अब तक जो सिंध की 1% आबादी को वैक्सीन नहीं लग सकी है। 1% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लग सकी है। इस पे और मजीद टोटल बात जो करेंगे जी, वजूद बाकी है जो हमारे पास वो 1,24,000 बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सिंध में अब तक 1% आबादी भी वैक्सीनेट नहीं हुई है। मुजम्मिल की जानिब जाऊंगे। मुजम्मिल, सूबाई हुकूमत जो कर रही है वो कर रही है, तब्दीली सरकार क्या कर रही है, और गवर्नर सिंध साहब का इन सब चीज़ों में क्या रोल है? देखिए खतीजा, गो के 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबाई मामला तो है ही नहीं, मगर फिर भी अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो इस वक्त जो इनकी काबिना के लोग, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और गवर्नर साहब, तो इनको अगर शामिल किया जाए तो गवर्नर साहब जो है सबसे नाकाम गवर्नर साबित हो रहे हैं सिंध के इस वक्त। वो बिल्कुल कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, कोई रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब के गवर्नर सिंध में आकर रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं, वो सहाफ़ी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मगर यहाँ के गवर्नर, सिंध के गवर्नर सिंध में नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के वासी अगर वाकई सिंध वासियों को दिल जीतना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर साहब को मुतहरिक करें और कोई इस तरह के काम करवाएं जिससे वाकई में सिंध को फायदा पहुंचे, जो सिंध वासियों के लिए बेहतर हो। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो हॉस्पिटल्स उनके हैं, जो इनके विफाक के अंडर आते हैं, उन्हीं को अच्छा कर लें, वहीं पर निज़ाम अच्छा करते हैं तो शायद इनकी वो ले हो जाए। मगर वज़ीर आज़म जो गवर्नर की वजह से जो वज़ीर आज़म साहब को सुनने वाली थी, वो कराची से जीते हुए वज़ीर आज़म है, मगर उनकी तरफ से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरह उनके सूबे के मामला खराब होते जा रहे हैं, बिल्कुल गवर्नर साहब जो है वो सिर्फ अंदरूनी मामला को सुलझाने में लगे, मतलब पार्टी के अंदरूनी मामला खराब हुए हैं उनको सुलझाने में लगे हुए, उनको सिंध से कोई सरोकार नहीं है। अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे अरकान असेंबली जिस तरह से गायब है, इसी तरह गवर्नर साहब की भी तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार शाया होने वाला है। जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका। वी हैव 30 सेकंड। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आगे जाके कोरोना एक मौसमी बीमारी बन सकता है? ये बिल्कुल बन सकता है। मैं थोड़ा सा इसके वैक्सीनेशन पे डाल दूं। एक्चुअली जो सप्लाई डिमांड का भी बड़ा मसला है दुनिया में इस वक्त, जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है
वो पूरी दुनिया की 20% पॉपुलेशन के लिए है। तो जिसके पास पैसा है उसने हासिल कर लिया है, तो वो सप्लाईज़ की भी एज ए सिंध गवर्नमेंट ने भी और दूसरे सूबाई हुकूमतों ने भी अपने अपने फ़ंड इसके लिए मुख्तस किए हुए जी। हैं और फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि हमारे लिए भी परचेज़ कर लें इसके अंदर। जी जी बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर साहब और इनके हमरा थे मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।